नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं द जॉब शो में। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग ट्रेनर एंड कोच। हर संडे हम आपके लिए जॉब मार्केट की डिटेल्ड एनालिसिस लाते हैं और आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हम इसकी पूरी हकीकत जानते हैं? क्या हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर ले-ऑफ्स क्यों हो रहे हैं और इसमें हमारा क्या रोल है? आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे डेटा और फैक्ट्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानेंगे कि आप कैसे इस बदलते माहौल में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और नए मौके ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का सेशन सिर्फ ले-ऑफ्स पर नहीं, बल्कि बदलते जॉब मार्केट, इंडियन इकोनॉमी के इंपैक्ट और ग्राउंड रियलिटी को समझाने के बारे में है, जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो एक स्टेबल और सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है। इस सेशन को एक अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, जो आपको हर तरह के करियर पाथ के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि इस सेशन के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी फैक्ट्स पता लगेगा जो शायद आपने कभी पहले सुना ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट डेटा की। ग्लोबल लेवल पर layoffs.fyi जैसी वेबसाइट्स के डेटा के मुताबिक 2024 में 300 से ज्यादा टेक कंपनीज ने 90,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला और यह ट्रेंड 2025 में भी जारी रहा। खासकर जून और जुलाई के महीने में आपने बिल्कुल सुना होगा टीसीएस। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, टेक सेक्टर, टेक वर्टिकल सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। जून 2025 तक गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स ने अपने वर्कफोर्स को कम किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन और क्लाउड यूनिट से हजारों एम्प्लॉयज को निकाला है। दोस्तों, यहां पे एक वर्ड आया है क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। क्लाउड का मतलब है इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे यूजर्स को अपने फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें एक्टिविजन ब्लिज़र्ड का इंटीग्रेशन के बाद रेडुडेंसी का मतलब होता है जब कंपनी में कोई प्रोजेक्ट या प्रोसेस बंद हो जाता है और उस प्रोसेस पे काम करने वाले लोगों की कोई खास जरूरत नहीं होती, तो हाँ, उस सिचुएशन को रेडुडेंसी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। एवरेज एज जो इन एम्प्लॉयज की थी दोस्तों 30 से 40 साल के बीच थी और एक्सपीरियंस 5 से 15 साल का था। और सैलरी की बात करें तो $80,000 से लेकर $2 लाख पर एनम था। यानी कि अगर मैं इसको फिगर में बात करूं, आईएनआर में बात करूं, 70 लाख से 2 करोड़ का पैकेज था उनका। इसके बाद दूसरी जो इंडस्ट्री है वो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस डिजिटल शिफ्ट और एड रेवेन्यू में कमी के चलते कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा है कंसल्टिंग फर्म्स। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर इन पर भी पड़ा है, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स कम हुए हैं और वर्कफोर्स में काफी ज्यादा कमी आई है। गूगल का एग्जांपल लेते हैं। गूगल पिछले कुछ महीनों में गूगल ने अपने कोर इंजीनियरिंग, क्लाउड और फिटबिट, दोस्तों फिटबिट एक कंपनी है जो फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट वॉचेस बनाती है। गूगल ने इसको 2021 में अक्वायर किया था। इस डिवीजन से एम्प्लॉयज को निकाला गया है। कंपनी ने कहा कि यह एफिशिएंसी गेन्स और रिसोर्स रीएलोकेशन के लिए जरूरी था, खासकर एआई और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने के लिए। कई इंजीनियर्स जिन्हें एआई में अपस्किल नहीं किया गया था, उन्हें इफेक्ट हुआ। दूसरा है मेटा प्लेटफॉर्म्स। जकरबर्ग ने 2024 के एंड में ईयर ऑफ एफिशिएंसी घोषित किया था और 2025 में भी यह जारी रहा। मेटावर्स प्रोजेक्ट पर हैवी स्पेंडिंग के बावजूद एड रेवेन्यू ग्रोथ में कमी और एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट के चलते कई टीम्स में रेडुडेंसीज आई है। मार्केट और एचआर रोल्स पे भी काफी इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा है कंपनी, आपने सुना होगा, सेल्स फोर्स। इन्होंने 2025 में भी कुछ टीम से एम्प्लॉयज को निकाला, खासकर सेल्स और कस्टमर सक्सेस रोल से। रीजन था ओवर हायरिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करना। कंपनी का कहना था कि उन्हें अपने ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए राइट साइजिंग की जरूरत पड़ी है। अब बात करते हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, टीसीएस में परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जिट्स, फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जिट्स और पिरामिड रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर कई एम्प्लॉयज को कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया। दोस्तों, एक वर्ड और आया है, पिरामिड रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब होता है कंपनी का एम्प्लॉय स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह होता है।
इस पिरामिड में बेस में ज्यादा लोग होते हैं, फ्रेशर्स, जूनियर डेवलपर्स और भी बहुत सारे लोग। ऊपर जाते जाते लोग कम हो जाते हैं क्योंकि हाई लेवल रोल्स पर ऑब्वियसली लोग कम होते हैं। टीसीएस या कोई भी कंपनी जब कहती है पिरामिड रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को फिर से बैलेंस कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम हो और फ्रेश टैलेंट ज्यादा हो, खासकर मिड टू सीनियर लेवल एम्प्लॉयज जिन्हें नए टेक स्टैक्स पर अपस्किल होने में दिक्कत आ रही थी, वे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। दोस्तों, एवरेज एक्सपीरियंस 8 से 12 साल का था। यह ऑटोमेशन और जेन एआई ड्रिवन सर्विसेज डिलीवरी की तरफ बढ़ते कदम का असर है। और बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से टीसीएस आज भी फ्रेशर्स जॉब दे रही है। याद रखिएगा, अगर आप सुन रहे हैं ले ऑफ्स, टीसीएस ले ऑफ कर रही है, हायरिंग नहीं कर रही, तो यह बिल्कुल गलत है। आज भी जो टीसीएस है वो फ्रेशर्स को हायर कर रही है, क्योंकि एक तो वो नए टेक स्टैक्स पर ट्रेन होते हैं और दूसरा उनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने पर ले ऑफ हो क्यों रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि कई सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन और डिमांड शॉक, इसका मतलब है दुनिया भर में इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे यूरोप में चल रहे संघर्ष के चलते कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025 के लिए ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है, जो दिखाता है कि मार्केट में सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद बहुत कम है और रिसेशन का डर अब भी बना हुआ है। जब डिमांड कम होती है, कंपनीज का रेवेन्यू गिरता है, इससे प्रॉफिट मार्जिन्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। कॉस्ट कटिंग उनका पहला कदम होता है और लेबर कॉस्ट का सबसे बड़ा खर्चा आता है। एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। दूसरा जो रीजन है, एआई और ऑटोमेशन की तेजी से एडॉप्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। यह शायद सबसे डिस्ट्रप्टिव फैक्टर है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, को पायलट जैसे जनरेटिव एआई टूल्स ने कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस, कोडिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे रोल्स को काफी ज्यादा ऑटोमेट कर दिया है। एक कंपनी है, आपने सुना होगा, मैककिन्सी एंड कंपनी की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल वर्कफोर्स का 30% तक ऑटोमेशन से इफेक्टेड हो सकता है और यह प्रोसेस अब तेजी से शुरू हो गया है। दोस्तों, कंपनीज अब ह्यूमन प्लस एआई मॉडल्स पर काम कर रही है। जहां पहले 10 लोग डेटा एंट्री या बेसिक कोडिंग करते थे, अब एक एआई टूल और 2 से 3 लोग उसको सुपरवाइज करते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मैनुअली जो मैनुअल जॉब्स होते हैं वो कम होती है। उसके बाद है दोस्तों पोस्ट कोविड हायरिंग ओवरलोड एंड द कोर्स करेक्शन। आप सबको पता होगा, पैंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स कंपनीज ने डिजिटल सर्विसेज की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रेसिव हायरिंग की थी। उन्होंने सोचा था कि यह ग्रोथ सस्टेनेबल होगी, लेकिन पैंडेमिक खत्म होने और लोग फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लौटने के बाद यह ग्रोथ नॉर्मलाइज हो गई। ये कई केसेस में यह कमी देखी गई है। कंपनी का इंपैक्ट इसमें यह रहा, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने ओवर स्टाफिंग कर ली थी, वर्कलोड कम हो गया है और एग्जिस्टिंग टीम्स अब कम लोगों में भी काम मैनेज कर सकती है, इसलिए वो अपने वर्कफोर्स को राइट साइज कर रहे हैं। इसके बाद जो एक पॉइंट है, इसके बाद जो आपका रीजन है, इन्वेस्टर प्रेशर और प्रॉफिटेबिलिटी फोकस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज पर शेयर होल्डर्स का बहुत दबाव होता है कि वो हर क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट दिखाएं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय इन्वेस्टर्स प्रॉफिट ओवर ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस प्रेशर में सीईओज को ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि मास लेऑफ्स, ताकि शेयर प्राइस को मेंटेन किया जा सके और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। रिक्रूट होल्डिंग्स के सीईओ ने भी यही बात बताई है कि कॉस्ट सेविंग्स आर द पैरामाउंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट रीजन है दोस्तों, फोर्थ रीजन इज जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस। एग्जैक्टली, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट टेंशन और यूएस चाइना ट्रेडेड डिस्प्यूट जैसे फैक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे एक शब्द और आया है, सप्लाई चेन।
दोस्तों समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक प्रोडक्ट को बनाने और कस्टमर तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस का सिस्टम, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक का जो सफर होता है उसी को सप्लाई चेन कहते हैं। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इफेक्ट होती है और बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। ऐसे माहौल में कंपनीज रिस्क लेने से बचती है और कॉस्ट कंट्रोल करती है। दोस्तों जब ले ऑफ्स होते हैं तो सबसे ज्यादा असर उन एम्प्लॉयज पर पड़ता है जो इसका शिकार होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा, समझिएगा, रिसर्च दिखाती है कि ले ऑफ्स का शिकार हुए एम्प्लॉयज में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। लिंक्डइन के सर्वेस बताते हैं कि 60% से ज्यादा लेड ऑफ एम्प्लॉयज को अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट होने लगता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन, इमीडिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, खासकर अगर उनके पास इमरजेंसी फंड ना हो। जॉब सर्च स्ट्रगल्स, नई जॉब ढूंढने में कंपटीशन बढ़ जाता है और कई बार सेम रोल के लिए उन्हें कम सैलरी भी ऑफर मिलते हैं। तो ऐसे में ये एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, ये करते क्या हैं एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में? तो दोस्तों आंसर है अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज का ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन की तरफ रुख कर रहा है। नेटवर्किंग, यानी कि लिंक्डइन पर कनेक्शंस बढ़ रहे हैं और लोग रेफरल्स के थ्रू जॉब्स ढूंढ रहे हैं। जॉब फेयर्स और इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, टू बी इन अ सेफ जोन, अगर आपकी भी अभी तक लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनी है या प्रोफाइल परफेक्ट नहीं है या ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, उस पे जाके आप प्रोफाइल देख सकते हैं। हूबहू वैसे ही आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। लिंक्डइन बनाना बेहद जरूरी होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग के लिए। अलग अलग कंपनीज के एचआर, अलग अलग कंपनीज की प्रोफाइल्स है। आप एचआर को, कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और जब तक आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, तब तक एचआर भी आपको ऑफर नहीं करेगा या फिर आपको अप्रोच नहीं करेगा। तो बेस्ट तरीका है, आप जाके मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कई हजारों और लाखों लोगों का मैंने करियर गाइडेंस भी दिया है और यह सिलसिला डेली चल रहा है। अगर आप भी मुझसे लिंक्डइन के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट भेजना है, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करना, रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी तरीका होता है फ्रीलांसिंग। कई लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर या इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स लेकर बैकअप इनकम बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ लोग ले ऑफ्स को एक मौके के रूप में देख रहे हैं और अपने स्टार्टअप आइडियाज पर काम कर रहे हैं। तो इस चैलेंजिंग माहौल में आप क्या कर सकते हैं? कैसे खुद को ले ऑफ प्रूफ बना सकते हैं? यहां आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। स्किल्स अपग्रेड करिए दोस्तों, यानी कि अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। डेटा के अकॉर्डिंग देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक 50% एम्प्लॉय को अगले 5 साल में रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। डिमांड है एआई, एमएल, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस एज्योर। ये AWS एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली Amazon और Microsoft का। साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। अपनी करंट इंडस्ट्री और रोल के फ्यूचर को समझो, देखो कौन से स्किल्स डिमांड में हैं। सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस करिए। दोस्तों, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जहां पे आमतौर पे लेऑफ्स नहीं होते हैं। उसमें से एक इंडस्ट्री है BFSI, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। दोस्तों, BFSI सेक्टर की खासियत पर बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि फाइनेंस मतलब सिर्फ बैंक, लेकिन BFSI एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बैंक, NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स और फिनटेक कंपनी भी आती हैं। और यह सेक्टर कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से ले ऑफ के मामले में काफी रेजिलिएंट यानी कि मजबूत रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन BFSI सेक्टर में टोटल 61 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जिसमें बैंकिंग, NBFCs, इंश्योरेंस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। दोस्तों, टीम लीज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर में 7.21% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के साथ लीड कर रहा है। फ्रंट लाइन सेल्स रोल में आने वाले सालों में 3 से 3.5 लाख नई पोजीशन ऐड होने वाली है। सैलरी की अगर बात करें
तो सैलरी की शुरुआत अगर आप एंट्री लेवल से करते हैं तो 2.5 लाख पर एनम से लेके 2 से 3 करोड़ पर एनम तक सैलरी होती है, इससे ज्यादा भी होती है। और इन कंपनीज में तमाम लोग ऑफिसर लेवल से ज्वाइन करके टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। दोस्तों यहां एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, बड़ी टेक टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हम सुन रहे हैं, एआई एमएल की बात कर रहे हैं, क्या इन्हीं वर्टिकल्स या सेगमेंट में जॉब्स हैं? क्या इन्हीं में फ्यूचर है? मैं यहां क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं आप सभी को। एआई दुनिया के लगभग सभी रूटीन या रेपिटेटिव जॉब्स को टेक ओवर कर रहा है, लेकिन कुछ जॉब्स अभी भी हैं जिसमें ये अभी टेक ओवर नहीं कर सकता। अभी कोई प्लान नहीं है जिसमें सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंटरेक्शन चाहिए होती है, उन्हें अभी भी ह्यूमंस ही अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों एक रीसेंट ग्लोबल स्टडी ने बताया है कि एआई के एडॉप्शन के बाद उन जॉब्स में 5% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है जहां सोशल स्किल चाहिए होती है। एआई उन्हीं जॉब्स को रिप्लेस कर पाता है जहां लॉजिकल, रिपीटेबल या डेटा ड्रिवन काम आता है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल मैनिक्योर इकोनॉमी बताता है कि एआई के टाइम में भी लोग उन सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर्सनल टच चाहिए होता है, जैसे ब्यूटी, वेलनेस, काउंसलिंग, वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर्स और भी बहुत सारे। दोस्तों बीएफएसआई सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर टू स्टार्ट योर करियर, और मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म से काफी तमाम लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बीएफएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक भी क्या है, बीएफएसआई का ही हिस्सा है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि बीएफएसआई का हिस्सा बन सकते हैं या बनना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस के जरिए सरकारी बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग सेम चीज कर ही रहे होंगे। अगर उसके अलावा आप प्लान बी देखना चाहते हैं तो हमारे पास यानी करियर 24/7 या अड्डा 24/7 दोनों एक ही कंपनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, का अग्रीमेंट, हमारा अग्रीमेंट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जहां पे हमारे कैंडिडेट्स को असिस्टेंट मैनेजर की जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जॉब है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल के लिए। दोस्तों सैलरी है स्टार्टिंग में 26 से 27 हजार इन हैंड प्लस इंसेंटिव्स विच वुड बी डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंसेस। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप जाइए, लिंक से जुड़िए, लिंक पे अप्लाई करिए। मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं। दोस्तों आपकी उम्र अगर 25 साल से अंदर अंदर है और आपने ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ, तो और आपकी इंग्लिश या कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, राइट। ये एग्जैक्टली क्या है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है, जहां पे आपको जो लोकेशन मिलेगा वो बैकएंड रहेगा। ये कोई आपका फील्ड सेल्स नहीं है, हालांकि सेल्स तो है। जैसे मैंने पहले कहा है, दुनिया में नौकरी खत्म हो रही है, नौकरियां बहुत कमियां हैं, लेऑफ्स हो रहे हैं। सिर्फ कुछ चीजें हैं जहां पे लेऑफ्स नहीं हो सकते, जैसे सोशल स्किल्स वाली नौकरियां। तो ये एक सोशल स्किल्स वाली बेहतरीन नौकरी है। दोस्तों अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, गूगल पे जाइए, अंकुर सर बीएफएसआई डालिए, पूरी जानकारी गूगल खुद दे देगा और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा मैं यही बताऊंगा, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां से आप अपनी शुरुआत करेंगे। दोस्तों जरूर नीचे दिए हुए फॉर्म को फिल करिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो दोस्तों लेऑफ्स की ये कहानी सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, ये हमारी जॉब मार्केट की बदलती तस्वीर है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे समझने और प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। याद रखिए, एडप्टेशन इज की। जो बदलना नहीं चाहते वो पीछे रह जाएंगे। स्किल्स आर योर शील्ड। नए स्किल्स ही आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके कनेक्शन ही आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, कुछ चीजें हैं याद रखिएगा, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, हमेशा अपने आप को यूनिक बना के चलिए, यानी कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। अब आप देखते होंगे जो लेऑफ्स होते हैं उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। उन लेऑफ्स की कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग जो एक्चुअली में बहुत स्किल्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत यूनिक हैं एंड कंपनी के लिए एसेट्स साबित हुए हैं, तो ऐसे लोग का लेऑफ्स नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। ये प्रूवन चीजें हैं और रिसर्च एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीजें कही गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के ये शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी कोशिश यही है कि आप जॉब मार्केट के हर चैलेंज का सामना कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं और मेरी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले संडे फिर मिलेंगे द जॉब शो में एक नए टॉपिक और नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जो भी आपके सपने हैं सारे सपने सच हो जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।